हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। साइंस में आज फिजिक्स का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हमको पहला क्वेश्चन मिल गया है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग। यानी कि अगर कोई पिंड जो है समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे गतिमान कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही है, उसको हम क्या बोलते हैं? गति की अवस्था में। दूसरा है नथिंग इज इन ऑब्सोल्यूट रेस्ट और इन ऑब्सोल्यूट मोशन। कुछ भी निरपेक्ष विराम में या निरपेक्ष गति में नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि स्थिर हो, बट किसी दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के में हो सकता है कि वो गतिशील हो। ठीक, आप एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कोई ट्रेन पास कर रही है। तो ट्रेन जब पास कर रही है तो उसमें बैठा हुआ कोई दूसरा आदमी है। ट्रेन में ट्रेन में एक दूसरा बंदा बैठा। इस ये ट्रेन गति कर रही है और इसमें ये बैठा व्यक्ति भी गति कर रहा है। तो ये व्यक्ति और ये ट्रेन दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? स्थिर है। मगर यहाँ जो प्लेटफॉर्म पे बंदा बैठा है, इसके इसको जब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गति की अवस्था में हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है if a particle travels a distance s in time t1 to t2, the average speed v average is। यदि कोई कण है और वो t1 से t2 समय में s दूरी तय करता है तो औसत गति। मान लो यहाँ पे कोई एक पिंड है, समय है t1, और ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है। जब यहाँ पे पहुंचता है तो समय आ जाता है t2। जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो है s। आपको इसका बताना है वेग, यानी एवरेज स्पीड बतानी है। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होती है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस, यानी एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना टाइम इंटरवल लगा है? t2 माइनस t1। बेहद ही आसान सवाल है। आपका जो है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए में ये t1 होना चाहिए, सॉरी t2 माइनस t1 होना चाहिए, इसमें मिस प्रिंटिंग है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है अ बॉल इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड if g is equal to 10 meter per second square, then find the maximum height of the ball will reach। कह रहा एक गेंद को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। भाई देखो, यहाँ से आपने गेंद को फेंका ऊपर और मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई पर जा रही है, तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपने 2 मीटर पर सेकंड कर दिया। और जब ऊपर जाएगी ना तो ऊपर फेंकने पे कोई चीज g की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल जाते 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 क्या होगी? रुकेगी और फिर से नीचे गिरना शुरू होती है। तो जिस जगह पे ये रुक रही है यानी फाइनल वेग आपका 0 हो जाएगा। आपको एच बताना है, बहुत आसान है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कब है? जब ऊपर से कोई चीज छोड़ी जाए। लेकिन अगर नीचे से कोई ऊपर जा रही है तो यहाँ पे -g हम ले लेते हैं। इसने g की वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो यहाँ पे आप
प्लस अगर ये एज इट इज लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कहीं एक जगह आप कर लो। तो v तो हो गया 0, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh मिल जाएगा, 2gh हमने उधर चेंज किया तो प्लस हो गया, बस v स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बनने क्या वाला है, यहाँ से देखिए 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है और इंटू एच आपको पता करना है। अच्छा यू की वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये इज इक्वल टू 20 इंटू एच आएगा क्या, एच इज इक्वल टू 4/20, ये आ जाएगा 1/5, यानी एच इज इक्वल टू 0.20 मीटर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद डैश एक्सीलरेशन, यानी कि ये प्रक्षेप होना चाहिए, गलत लिख गया है, ठीक है, प्रक्षेप गति। अब ये तो मिसप्रिंटिंग है भाई, इसमें मिसप्रिंटिंग कभी कभी हो जाती है, तो इसमें आपको इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लो तो दिक्कत नहीं। तो प्रक्षेप गति डैश त्वरण के साथ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिलहाल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है अगर, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे देखिए आपने ये एक्स वाई प्लेन मान लिया और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये जब प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो त्वरण है ना, ये त्वरण ना तो आपका इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है और ना ही जीरो है, ठीक, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ए जो होगा वो कांस्टेंट बनेगा। सो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर, प्रकृति में बलों के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी प्राकृतिक रूप से कौन कौन से बल हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स प्राकृतिक है, हाँ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय यानी ये भी है। न्यूक्लियस के बिटवीन में जो फोर्स अप्लाई होता है चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, ये सारे के सारे प्रकृति के बलों के रूप होते हैं, इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड u ऑफ एन एंगल, यहाँ पे थीटा होगा, विद द हॉरिजेंटल, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना इसलिए हमने देखा, with the horizontal, then what will be its speed v when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal। यदि एक प्रक्षेप को क्षैतिज से कोण थीटा की गति q से दागा जाता है तो उसकी गति v क्या होगी जब उसकी गति की दिशा क्षैतिज के साथ कोण बनाती है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन मान लें और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ठीक, इस वेग से v वेग से, तो हमें वेग जानने के लिए क्या होता है कि टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है उस पॉइंट पे, ठीक, तो अगर आप यहाँ से इसको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, तो अगर ये u वेलोसिटी रहे होगी तो ये क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस होगा ये क्या बन जाएगा u cos थीटा, क्योंकि ये इसने बोला है थीटा होगा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका आधार और ये बन जाएगा कर्ण, तो ये है u, ठीक, यानी आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा u cos थीटा बनेगा, ये x एक्सिस वाला। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे है ए, यहाँ पे, ठीक, तो ये v हो गई वेलोसिटी। अब अगर आप इस जगह पे देखेंगे क्या बनने वाला है, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, अब इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा अल्फा, इसने कोण बोला हुआ है तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस वाला b cos अल्फा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि जो हॉरिजेंटल मतलब कि
थीटा एक बार भेजा गया, एक बार अल्फा भेजा गया, वो क्या होता है कि सेम कंडीशन पे जब चलेंगे तो वो v cos अल्फा और u cos थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, मतलब कि u cos थीटा जो है वो v अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको v बताना है। सो v इज इक्वल टू u cos थीटा और अपॉन cos अल्फा लेके आओ। पेन जो है काम नहीं कर रही है एक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये cos अल्फा बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा तो है ही, और यहाँ पे आप देखो तो cos अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, sec अल्फा लिख सकते हैं। u cos थीटा और sec अल्फा जहां पे होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। p इज इक्वल टू, तो ये पहले ऑप्शन में, क्योंकि सब जगह देखो इसने थीटा बना रखा है, थीटा बना रखा है तो ये दिक्कत है, ये मिस प्रिंटिंग है अगेन, ये अल्फा होना चाहिए और ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न आइए, बहुत आसान सा सवाल है। न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ द मास ऑफ एन एटम। नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में और ये फिजिक्स में आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब 99.98 पूरा मास उसका न्यूक्लियस में ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता। ये आपका ऑप्शन सही बनेगा। अगले प्रश्न पे आप, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आईडी करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। यानी एक्शन और रिएक्शन के लिए कौन सा सही है। ठीक, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बोथ एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्शन और रिएक्शन में दोनों ही एक वस्तु पर काम करते हैं। दूसरा बनेगा क्या आपका, बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक, अलग अलग नहीं होता है। दूसरा, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये एक्शन होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। तो ये आपका जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अगली बात देखिए डी है कि बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो भाई यही बात बिल्कुल सही हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका जो है वो ही बनेगा। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है आपका, अ मैन वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर per hour for 2 kilometer and 9 kilometer per hour for 3 kilometer. What is the average speed? एक आदमी है वो 2 किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और 3 किलोमीटर के लिए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक, ये पूर्ण विराम है। 5 किलोमीटर के लिए औसत गति क्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 15 नहीं हो सकता। ठीक, तो देखो अगर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर स्पीड में चली तो 1/4 समय लग गया इसको, T1। दूसरी कंडीशन T2 क्या है, वो 3 किलोमीटर को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, माने कि 1/4। अब अगर आपको औसत चाल बतानी है, यानी कि एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 5 किलोमीटर, एक बार उसको 1/4 टाइम लग रहा है और एक बार 1/3,
ये मैंने थ्री लिखना था। तो अभी क्या हो जाएगा 5 अपॉन, इसको आप सॉल्व करो तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, यानी कि 7/12 बन जाएगा। 12 ऊपर जाएगा तो 12 5 जा 60/7 बनेगा, यानी कि 7 8 जा 60 हो जाएगा, सॉरी 7 8 जा 56, 4 आ जाएगा यानी 40 हुआ। पॉइंट लगाएंगे आप, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49, 8.57 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं 8.75 ये मुझे लग रहा है फिर से इसमें कुछ दिक्कत है कि 8.57 होना चाहिए, 8.75 नहीं। ऑप्शन ए ही सही होगा इसके अकॉर्डिंग, बट हमारा आंसर जो है इसमें मिस प्रिंटिंग है, बहुत सारी मिस प्रिंटिंग मिल रही भाई। अगले पे आते हैं। In an ideal spring, the spring force Fs is proportional to x, where x is the displacement of the block from the equilibrium position. The displacement could be either positive or negative. This force law for the spring is called Hooke's law, and it is mathematically stated as किसी आदर्श स्प्रिंग में स्प्रिंग बल एफ एस गुटके को अपनी साम्यावस्था स्थिति में विस्थापित एक्स के समानुपाती होता है। गुटके का साम्यावस्था में विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। देखो जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है, और इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर, ये इधर स्प्रिंग से मान लीजिए ये बंधा हुआ है और इस पे फोर्स लगा के हम इधर खींचते हैं, तो अभी स्प्रिंग में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, ठीक, खिंचाव आने वाला है। तो लेकिन इस पर जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा स्ट्रेचिंग का, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए आप नेगेटिव सिंबल का यूज करते हो, बस इतना समझो। और जो एफ एस फोर्स आपने अप्लाई किया है, ये इसमें कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो एफ एस, हुक्स लॉ यही कहता है, एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा के एक्स आ जाएगा, यानी एफ एस इज इक्वल टू के एक्स के होगा। मगर यहाँ पे बोला किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए बोला है, तो यहाँ पे नेगेटिव आप यूज कर दोगे, बस आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी को द्रव कहा जाता है, कि उसको लिक्विड को या गैस को, ध्यान से देखना, फ्लूइड की बात किया गया है, जबकि तरल का मतलब होता है, तरल का मतलब लिक्विड, यहाँ द्रव को फ्लूइड कहा गया है। फ्लूइड का मतलब जो बह सके, फ्लो कर सके, यानी बहती हो जो चीज, बह सके, ठीक। तो गैस भी बहती है और द्रव भी बहता है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे फ्लूइड होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाई, देखिए कॉनकेव मिरर हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और इसके मिड पॉइंट से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। इसने पूछा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी इसका, यानी ये जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, मिरर वही होता है, उस पे हम कलई कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, उसी के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक। ये कहाँ है, ये मिरर के फ्रंट पे उपस्थित होता है, ठीक है। ऑन द मिरर नहीं, ऑन द अपर्चर ऑफ द मिरर नहीं, इन द बैक ऑफ द मिरर नहीं, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। सो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। What is the position of an object in front of a concave mirror so that the magnification produced by the mirror is 1? तो अगर एक आपने ले लिया कॉनकेव मिरर, तो पूछ रहा है कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि मैग्निफिकेशन जो है वो एक आ जाए। तो देखो ये है इसका सी, और यहाँ पे होगा इसका फोकस। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से पैरेलल लाइन चलेगी, वो इसके फोकस से जाएगी, ठीक तरीके से। और
दूसरी लाइन जो है वो जब फोकस से होके ऐसे जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और जहां पे दोनों कट करेंगे वहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है, और वो इमेज क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट है और इमेज, इन दोनों की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। क्या होती है भाई? सेम होती है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट आपकी? वो बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑप्शन देखते हैं, एट फोकस नहीं, एट पोल नहीं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो डी ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलो इसको देखते हैं भाई। अगर हमने बना दिया एक कॉनकेव मिरर, ये रहा, यहाँ पे हो गया सी, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। देखो ये इनफाइनाइट हुआ। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो उसकी ऑब्जेक्ट बनती है, उसकी इमेज बनती है फोकस पे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप आगे ले आओ। मान लो ऑब्जेक्ट को आपने रखा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो अब आप यानी आपने ऑब्जेक्ट को मिरर की साइड में थोड़ा सा किया, तो इमेज जो है वो थोड़ा सा मिरर से दूर होगी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डाल दिया तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगी, और अगर आपने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है और सिंपली हमने बताया, आपको ध्यान में रखना। तो अब इसने पूछा है, अवतल दर्पण के सामने यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ध्यान से देखो सी और एफ के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में फोकस पे बनेगी? नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी? नहीं। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? अरे भाई नहीं। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, या फिर अनंत और इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन? केरोसिन का अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए भाई ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आपको पता होगा तो बढ़िया है, नहीं पता होगा तो और बढ़िया है, मतलब आपको इसको याद रखना है। 1.44 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। According to the sign convention, the focal length of a convex mirror is, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल, यहाँ पे लिख रखा है इसने कॉन्वेक्स मिरर, और आगे हिंदी में लिख रहा है लेंस। तो ये आपका क्या है, मिरर की बात कर लेते हैं, फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, फोकस इसका जो है वो सी इधर होगा और फोकस इधर होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, सो क्या बनेगा आपका ऑप्शन, कि धनात्मक होता है। क्या होता है भाई? धनात्मक होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ए ऑप्शन का मतलब ओनली ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which one of the following is not associated with a good source of energy? इनमें से निम्नलिखित में से क्या उत्तम ऊर्जा के स्रोत से संबंधित नहीं है? नंबर एक, इट गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। दूसरा क्या है, सिंपली एसेसिबल। देखो जो अच्छा सोर्स माना जाता है ना, अगर वो आसानी से मिल सके यानी सिंपली एसेसिबल हो, इसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना इजी हो, और मॉडरेट प्राइस यानी कि बहुत ज्यादा दाम ना हो उसका, यानी ये तीनों चीजें जो है वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि हमें बताना था संबंधित नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ए बनेगा।
up to what percent of the methane is contained by बायोमास? बायोमास में कितने प्रतिशत तक मीथेन होता है? तो देखिए जो मीथेन होता है बायोमास में, बायोगैस में, वो क्या होता है कि 50% से लेके 78% तक, सॉरी 76% तक होता है। अब यहाँ पे देखो अगर आप, तो इसने 65 भी डाल दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में कहा है कितने प्रतिशत तक, यानी मैक्सिमम वाली लिमिट पूछा है, सो 76 आप डाल सकते हो। 65 भी इस रेंज में तो आता है, ठीक, लेकिन रेंज में तो इसने पूछा नहीं है, ठीक, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही बने। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोल्ट एंड जूल? बोल्ट और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो भाई जूल एक टाइप की ऊर्जा होती है, कितना बोल्ट और कितना कूलाम, यानी कि बोल्ट इनटू कूलाम जो होगा वो हमारा जूल दे देता है। का मतलब आप क्या लिख सकते हो, जूल इज इक्वल टू बी इंटू सी, कहीं दिखे? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। सो v इज इक्वल टू जे अपॉन सी अगर हम कर दें, तो ये हमारा, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जे गलत लिखा होगा। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं? तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और उल्टा, यानी वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, गलत। वर्चुअल होता है, ये सही है, और सीधा होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है कि एक हम क्या ले लेते हैं, ऐसे ही परिनलिका जिसको बोला जाता है, यानी एक हम क्या लेंगे, खोखली मेटालिक रॉड, और उस पे ऐसे ही हम जो है वो क्या कर देंगे, वायर लगा देते हैं। तो अब इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो ये जो सोलेन, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ने पूछा है कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, इनसाइड अ सोलेनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। विद्युत धारा जो है ये इसके, विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा जीरो होती है, गलत है भाई। विद्युत धारा हम तो प्रवाहित कर रहे हैं ना, जीरो नहीं होगी। अ सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, ये भी गलत है, क्योंकि ये मैग्नेट से नहीं बना होता, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तीसरा है, a strong magnetic field is produced inside a solenoid, सोलेनॉइड में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है कि ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, माने कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द सोलेनॉइड डज नॉट बिहेव एज मैग्नेट, भाई ये गलत हो गया, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव तो करेगा ही करेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक अ अमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज एडेड, ठीक है, मतलब एक अत्यल्प मान का शंट प्रतिरोध में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को, देखिए जब किसी, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में हम शंट प्रतिरोध, ये भी एक टाइप का प्रतिरोध होता है, जब पैरेलली लगा देते हैं, ठीक है, पैरेलली लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अमीटर बन जाता है। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को जब हम शंट प्रतिरोध के साथ पैरेलल ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो किसकी तरह, अमीटर की तरह बिहेव करने लग जाता है।
तो पैरेलल या सीरीज, पैरेलल जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन प्रिपेयरिंग systematic diagram of hydro power plant which of the following is not a component of it। जल विद्युत संयंत्र का व्यवस्थित आरेख तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन घटक नहीं है। तो भाई जब आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हो तो उसमें आपको जनरेटर की जरूरत होती है, टरबाइन की भी जरूरत होती है। इसने पूछा है किस घटक का यूज नहीं होता, एक का नहीं, भाई दोनों का होता है, तो ये दोनों गए, दोनों इसे लिखा बोथ, यानी ये भी गलत है। सो डी ऑप्शन हमारा, यानी दोनों का प्रयोग करते हैं हम, तो ये दोनों ही घटक जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं बनेंगे। अगला, मैन picks up a bag of weight of 15 kg from a ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. What is the work done by him on the bag? एक आदमी जमीन से 15 किलोग्राम वजन का बैग, आप कंसीडर करो एक कोई आदमी है और उसने 15 किलोग्राम का एक थैला उठाया और जमीन से उठाया, ऊपर रखा, यानी कि 1.5 मीटर खींच के लेके गया और उसके बाद अपने सिर पे रखा। उसने ये बैग उठा के अपने सिर पे रखने में कितना काम किया। तो जमीन, एक आदमी था ये, ठीक, इसने एक बैग को उठाया और अपने सर पे रखा। जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो होगा mgh के इक्वल। mg यानी m कितना है 15 kg उसने उठाया, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और h कितने का है 1.5 मीटर का। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.5 इंटू 10 यानी 15 होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी 225, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। मतलब कि वो क्या करेगा 225 जूल काम करेगा, ठीक। और इस तरीके से आपका ये 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो आप, कल हम लोगों ने 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखे थे, आज 25 क्वेश्चन हमने फिजिक्स के देखे, और ये सीरीज कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।